बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और आज हम बात करने लगे हैं जी वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर 1 ईयर ऑफ इजराइल्स वॉर ऑन गज़ा। एक साल जो है वो मुकम्मल हो चुका है गज़ा और इजराइल की वॉर को, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इस एक साल के अंदर क्या टाइमलाइन रही, ताकि ये सारे का सारा कलेक्टिव डाटा जो है वो आपके पास आ जाए, जिसे आप आसानी से जो है वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो एक साल हो चुका है इस जेनोसाइड को, इस किलिंग को, और तारीख जो है वो इसको याद रखेगी कि किस तरह से खामोशी से पूरी दुनिया और खास करके मुसलमान कंट्रीज जो है या अरब कंट्रीज कैसे खामोशी से जो है वो कत्ल व गारत को देख रहे हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब इसका जो अगर हम क्विक एक डाटा लें तो उसमें हमें इस टाइम पे बताया जा रहा है कि 41,870 जो है वो इस टाइम तक अमवात हो चुकी हैं। और ये जो कैजुअलिटीज हैं 41,870 कैजुअलिटीज सिर्फ जो है वो ऑफिशियल जो है वो हमारे पास ये नंबर्स हैं। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर 10 लोग जो है वो कहीं पे मर रहे हैं तो ऑफिशियली जो है वो 2 अनाउंस किए जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 8 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। सो आप अगर 41,000 यहां बताई जा रही है तो ना करते हुए भी ये 70 प्लस ही होगा कि 70,000 से ज्यादा लोग इस टाइम तक जो है वो इसके अंदर जो है वो शहीद हो चुके हैं। उसमें औरतें भी शामिल हैं, ठीक है जी, उसमें खास करके जो है वो बच्चे भी शामिल हैं। और ये कहा जा रहा है कि भाई पिछले वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से अभी तक जो है अगर पूरी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट को मिलाया जाए, जहां पे छोटे छोटे कत्ल गारत हुई, तो इतने बच्चे जो है वहां पे उनकी अमवात नहीं हुई जितनी सिर्फ इस एक साल के अंदर इजराइल ने जुल्म किया यहां बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो और साथ साथ औरतें भी जो है जी उनकी शहादतें भी हुई हैं। तो उसमें अगर हम ये देखते हैं कि 16,776 जो है वो बच्चे, अब फिर वहीं पे है कि ये फिगर ऑफिशियल है, सो इसका मतलब ये है कि 16,000 को आप डबल कर लें, इससे भी ज्यादा होगा। इसी के साथ साथ अगर हम औरतों की बात करें तो 11,346 औरतें जो है उनकी शहादत हुई है, और ये भी ऑफिशियल है। सो ऑफिशियली जो है ये बहुत कम चीजें बताई जा रही हैं। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी जो मलबे के नीचे हैं अगर उनकी बात करेंगे तो वो कितने होंगे जो जिनको निकाला नहीं गया, क्योंकि उनको कोई निकालने वाला है ही नहीं। वहां पे लोगों को खाने की तकलीफ है तो वहां पे मलबे के नीचे से कैसे निकालेंगे। जो जख्मी हैं, और जो जख्मी जो है वो कुछ टाइम के बाद चल बसेंगे, जाहिर बात है ऐसे जख्मी हैं वहां पे ना हॉस्पिटल्स हैं ना और कुछ, तो वो जो जख्मी हो गया अब उसके लिए बचना भी पॉसिबल नहीं है। सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये डाटा लाख से ऊपर जाएगा कि इतनी ज्यादा जो है वो अमवात हुई भी हैं। और बाकी आपको पता है फिर आगे सर्दियां आ चुकी हैं, आगे जो है वो हालात बनेंगे। और इसमें 2 जो है वो अजीम लीडर आप ये कह सकते हैं, इनको 2 अजीम लीडर्स लिए कहा जा सकता है। एक जो है वो हसन नसरुल्लाह है और दूसरा जो है वो इस्माइल हानिया है। इन्होंने अपनी जो है वो शहादत दी है, अपने खानदान वालों की शहादत दी है, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप ये देखेंगे ये जो वॉर है मुसलमानों की साइड से, ये वॉर नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या मतलब है, जो गैर रियासती जो एक्टर्स हैं इस टाइम पे वो ये वॉर लड़ रहे हैं, जबकि स्टेट कोई इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप देखेंगे मुसलमानों की साइड से कौन लड़ रहा है, सबसे पहले वॉर किसने स्टार्ट की जी, हमास ने। उसका मतलब हमास जो है वो लड़ रहा है नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे, जिसको गो के गजा का कंट्रोल उसके पास था, लेकिन फिर भी वो नॉन स्टेट एक्टर से माना जाता है इंटरनेशनली, क्योंकि उसके ऊपर पाबंदियां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं जी हिजबुल्लाह जो है वो नॉन स्टेट एक्टर है, लेबनान के अंदर बेस करता है, ईरान की हेल्प के साथ ये काम कर रहा है वहां पे, सो ये भी नॉन स्टेट एक्टर है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं जी हौसी हैं, यमन के अंदर जो है जो ऑपरेट कर रहे हैं। सो बेसिकली 3 नॉन स्टेट एक्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ इस टाइम पे वही जो है वो मुसलमानों की मदद कर रही है वहां पे। बाकी कोई भी जो है वो सामने नहीं आ रहा, कोई मुल्क भी, सिवाय इसके कि अब ईरान जो है वो डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है, और इनको भी ईरान ने ही यहां तक पहुंचाया, या इतना ज्यादा ये वॉर आगे गई है ईरान के सपोर्ट के साथ, लेकिन इल्जामात भी बहुत सारे यहां पे मौजूद हैं, ठीक है। ये जो है वो फैक्ट है। अब थोड़ा सा अगर इसको इंट्रोडक्शंस का लेते हैं और देखते हैं एक साल के अंदर क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले हमें ही पता है कि भाई वॉर जो है स्टार्ट कब हुई जी, वो 7 अक्टूबर 2023 को जो है वो हमास ने पहले अटैक किया, उसके बाद जो है एक सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब उसमें इस टाइम पे 41,000 तक जो है शहादतें हो चुकी हैं ऑफिशियल फिगर के मुताबिक, जिसमें 16,500 बच्चे हैं, और इस टाइम पे तकरीबन 95,000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं। जी हाँ, यानी लाख 1.5 लाख लोग जो है वो सिर्फ इंजर्ड हैं, और इस टाइम पे हॉस्पिटल्स तो है नहीं, अल्टीमेटली आगे सर्दियां भी हैं, ना भी हो तो हॉस्पिटल्स नहीं है, जब ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलेगा तो उसमें से बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अमवात होंगी।
अब जो यूएन की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो क्या बताती है जी, यूएन की ऑफिशियल रिपोर्ट ये बता रही है कि इस टाइम पे आधे से ज्यादा गजा जो है वो तबाह हो चुका। गो क्या वो तो ऑफिशियली बता रहे हैं आधे से ज्यादा, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है वो गजा इस टाइम पे तबाह हो चुका है, पहली बात। दूसरा, 80% जो कमर्शियल फैसिलिटीज थी यानी जो बिजनेस था वो 80% गजा के अंदर तबाह हो गया, ठीक है, इस एक साल के अंदर। 85% जो है वो सारी की सारी जो स्कूल्स की टेरिटरी थी वो तबाह हो गई। सो इसका मतलब वहां पे फ्यूचर भी तबाह कर दिया गजा वालों का। अगर स्कूल वहां पे तबाह कर दिए तो ना वहां हॉस्पिटल्स हैं ना स्कूल हैं, कुछ भी वहां पे नहीं बचा। तो गजा जो है वो पहले कैसा था, उसके बाद जो है उसे जो है खंडरात का एक शहर बना दिया और सबसे बड़ी जो है वो कब्रिस्तान उसे बना दिया, इंसानों का कब्रिस्तान, ठीक है। और इसका जो इल्जाम है वो किसके ऊपर लगता है जी भाई, कि जो हमास है उसका जो अल-कसाम जो ब्रिगेड है उन्होंने अटैक किया था और ये जो है पूरा सिलसिला जो है वो स्टार्ट किया था। इसके अलावा ऑक्सफैम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट क्या बताती है, वो बताती है जी कि औरतें और बच्चे जो हैं वो इसमें जितनी उनकी अमवात हुई है वो पिछले 20 सालों में इतनी अमवात पूरी दुनिया के अंदर जो है अगर हम देखते हैं तो वो नहीं हुई जो इस वॉर के अंदर अभी तक हो चुकी है या इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अभी वॉर तो खैर वॉर तब होगी जब एक साइड पे भी जो है वो मिलिट्री है, दूसरी साइड पे मिलिट्री है, यहां पे एक साइड मिलिट्री है, दूसरी साइड पर सिविलियंस हैं, तो उनके खिलाफ जो है वो लड़ा जा रहा है। ये सारे का सारा मार्का और सारे जो है देख रहे हैं। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस की जो मार्च के अंदर रिपोर्ट आई थी ये जी मार्च 2024 की, तो सिर्फ मार्च तक की बात हो रही है और इस टाइम पे हम कहां पे बैठे हैं जी, दोबारा से अक्टूबर में वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि पिछली 4 दहाइयों से जो है वो इतनी ज्यादा बच्चों की अमवात नहीं हुई जितनी पिछले 1 साल में हो चुकी। 40 साल उस टाइम पे कहा जा रहा था, तो अब तो 60 साल कह सकते हैं, पिछले 60 सालों में या 100 सालों में इतनी अमवात नहीं हुई होंगी बच्चों की जितनी अभी जो है वो हो चुकी हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे अब जो लेटेस्ट हम देख रहे हैं वो क्या है कि इस टाइम पे जो इजराइल है, इजराइल की जो फोर्सेस हैं IDF जो है जिनको कहा जाता है, वो लेबनान के अंदर भी जमीनी कार्रवाई कर रही हैं और वहां पे भी घुस चुकी हैं और वहां पे भी अब जो है वो तबाही हो रही है। और इनके दिमाग में एक ही चीज है कि भाई यूएस के जो इलेक्शंस हैं उससे पहले पहले जो भी आप कर सकते हैं वो करें, उसके बाद क्या पता क्या पॉलिसी बनती है, यूएस पीछे रहता है या नहीं, या इजराइल की जो लॉबिंग है वो कितनी अब काम करेगी उसके बाद। क्योंकि बेसिकली यूएस का कमाल तो नहीं है, ये यहूदी लॉबी का कमाल है, जो लॉबिंग इतनी स्ट्रांग है कि हर जगह पे बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर्स बनाए हुए हैं। तो जाहिर बात है ये ब्लैकमेल करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, मुसलमान कंट्रीज में भी और वहां पे भी, कि भाई अगर आप स्टेप लेंगे तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे या कुछ भी। सो ऐसे में जो है इनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि नए इलेक्शन से पहले पहले जो तबाही हो सकती है वो करें। अब अगर हम टाइमलाइन देखते हैं कि टाइमलाइन का सिलसिला कहां से स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले अक्टूबर 7 2023 से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी। अक्टूबर 7 2023 से जो है वो हमने देखा कि क्या सिलसिला स्टार्ट हुआ जी, कि जो हमास है जो वहां पे ऑपरेट कर रहा था गजा को, ठीक है, जिस जंग से पहले तक ऑपरेट कर रहा था हमास ने क्या किया जी, हमास ने एक अटैक जो है वो सुबह के टाइम पे एक लॉन्च किया जमीनी और साथ में रॉकेट का। 5000 या 4000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च किए। इसके साथ साथ जो है वो जमीनी जो है वो एक बाढ़ लगी हुई थी जो गजा से अंदर आ रही थी इजराइल के अंदर, वहां पे उसे काटा, वहां से अंदर दाखिल हुए और वहां से अंदर दाखिल होकर उन्होंने क्या किया जी, वहां पे किलिंग्स की और 250 लोगों को अपने साथ अगवा भी किया, ठीक है। इस तरह से यानी एक वॉर का सिलसिला पहले हमास ने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने देखा कि क्या बना। उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई हमास ने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि जो टाइमिंग थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमने देखा था कि भाई जो न्यू स्पाइस रूट है, अगर आपको याद हो, न्यू स्पाइस रूट की इंडिया में जो है वो बाज़गश चल रही थी कि भाई अब जो है वो फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, जो UAE है, ठीक है, सऊदी अरब है, साथ में जो है वो हमने देखा कि इजराइल है, लेबनान से गुजरेगा, इजराइल आएगा और वहां से जो है वो कहां चला जाएगा जी, यूरोप जो है वो न्यू स्पाइस रूट चला जाएगा इंडिया से आके। सो जो CPEC के अगेंस्ट में होगा, या आप ये कह लें कि जो यहूदियों को या इजराइल की स्टेट को जो है वो मिलाने जा रहा था सऊदी अरब और UAE के साथ। सो ऐसे में जो दूरियां थी वो खत्म होने जा रही थी। तो ये टाइम था, एक ऐसे टाइम को डिसाइड करके इन्होंने जो है बताया जाता है कि भाई एक अटैक किया कि इस टाइम पे जो है वो सऊदी अरब भी शायद अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अनाउंस कर देता अपने हालात को ऑफिशियली ठीक करने के लिए, लेकिन इस अटैक के बाद फिर वो अनाउंस नहीं कर सका और वो ख्वाब वहीं पे रह गया उनका, ठीक है। और अभी तक वो ख्वाब वहीं पे लटका हुआ है फिलहाल। अब इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर आ चुका है, गो कि अब उन्होंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन जाहिर बात है पब्लिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये सिलसिला यानी हमास ने जो है 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट किया। उसके बाद दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, शाम के टाइम पे फिर आगे से जो है वो नेतन्याहू जो कि ज़ायनिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जो है फिर वो एक सिलसिला स्टार्ट किया। शाम के बाद से वहां पे एक वॉर स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये सिलसिला जो है वो अभी तक चला आ रहा है, जिसमें उन्होंने जो है वो इल्जाम लगाया कि भाई
भाई हम अपना डिफेंस करेंगे, कि पहले हम पे अटैक हुआ और दूसरा इनकी काफी ज्यादा शर्मिंदगी भी हुई। उसका रीजन क्या था कि भाई आपके पास मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है और आपको कैसे नहीं पता चला कि भाई अटैक होने लगे आपके ऊपर, समझ गए है ना। सो ऐसे में जो है फिर जो है वो पूरा इल्जाम लगा इनके ऊपर कि आपका डिफेंस सिस्टम ही कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं चला, फिर आपका जो आयरन डोम का सिस्टम है वो तबाह हो गया, बिल्कुल वो नाकारा हो गया। सो इसलिए उन्होंने फिर आगे से बदला लेने का ठाना और उसके बाद आपने देखा कि क्या सिलसिला जो आज तक चल रहा है और वो बदला ही ले रहे हैं सिविलियन से, बच्चों से, औरतों से, ये सिलसिला चल रहा है। और अभी तक हम ये देख रहे हैं कि भाई 41,500 लोग ऑफिशियली जो है वो इसके अंदर उनकी शहादत हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अक्टूबर 7 की ही, तो इसमें इजराइल ने जब आगे से रिटेलिएशन स्टार्ट की तो वो सिलसिला जो है फिर वो कहां स्टार्ट हो गया जी, उन्होंने एक ही जो है स्लोगन लगाया उस टाइम पे स्टार्ट में कि भाई हम इरेडिकेट करेंगे हमास को। उन्होंने कहा ये जो वॉर है या ये जो ऑपरेशन उन्होंने जिस नाम से स्टार्ट किया था कि भाई यहाँ पे हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं ये किसके लिए है, कि हम जो हमास है को खत्म करेंगे। तो ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमास खत्म नहीं होगा। अभी तक आपने देखा ये बताया जा रहा है कि 80% जो हमास है वो तबाह हो चुकी है। 80% हमास का जो सेटअप था, क्या 80% हमास का सेटअप जो सुरंगें उन्होंने बनाई हुई थी या जो उन्होंने अपने पास जमा किया था उसे तबाह किया गया और अब उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ जो है इन्होंने मूव किया और वहां पे अब आगे बढ़े हैं। हम देखते हैं जी अक्टूबर 8 को जो है वो हिजबुल्लाह ने इस फाइट को ज्वाइन कर लिया। पहले हमास ने स्टार्ट किया और हमास का साथ किसने दिया जी, हमास का साथ दिया हिजबुल्लाह ने। दोनों को ही जो हमास ने स्टार्ट किया था तो तब भी ये इल्जाम लगा था कि भाई ईरान इसको सपोर्ट कर रहा है और ये जो इतना असला या जो भी रॉकेट फायर किए गए या जो भी इनका सिलसिला है ट्रेनिंग का, ये सारा जो है वो ईरान ने पहले से किया हुआ था और मुसलसल कर रहा था। इसी तरह से हिजबुल्लाह तो डायरेक्टली जो है वो ईरान के कंट्रोल के अंदर है, ठीक है। सो ऐसे में एक बॉर्डर से ये लड़ रहे थे, दूसरे से जो है वो हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से जो है डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, वहां से ऑपरेशन उन्होंने भी, हिजबुल्लाह ने भी इस वॉर को जो है अपने साथ ज्वाइन कर लिया और कहा कि भाई हम जो है जब तक ये लड़ेंगे हम भी इनके साथ जो है वो लड़ेंगे। उसके बाद मुसलसल जो है वो एक वॉर स्टार्ट हो गई। हिजबुल्लाह ने जो टारगेट किया वो कौन सा इलाका था, वो सीरिया और लेबनान का बीच का इलाका था जिसके ऊपर फिलहाल तक जो है वो कब्जा इजराइल का है। तो उस एरिया को जो है वहां पे उन्होंने टारगेट किया और अब 11 माह से जो है वो मुसलसल हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है। लेकिन अब हिजबुल्लाह का भी नंबर आया, आपने देखा जो है वो कैसे जो है वो हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि भाई जब स्टार्ट से ही ये सिलसिला है कि अगर हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट फायर किया तो उसके बदले में जो अगर बात करते हैं इजराइल की तो उसने 5 जो है वो आगे से फायर किए। समझ रहे हैं ना, तो पावर का बैलेंस स्टार्ट से नहीं था लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखा के वो फायर करते तो वो एक मारते ही यहां से आगे से 5 मारते, तो ये सिलसिला जो है इसी तरह से चलता रहा। लेकिन उनका बहुत ज्यादा नुकसान इतना नहीं हुआ उस टाइम पे जो अब जो है वो स्टार्ट हो चुका उनका। अब वहां पे भी जो है बहुत सारे लोग जो है मिलियंस की तादाद में डिस्प्लेस हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी तो अक्टूबर 17 है, अक्टूबर 17 2023 अल अहल हॉस्पिटल के ऊपर ये एक बड़ा अटैक था, ये फर्स्ट अटैक था। अब देखिए यहां से पहले तक क्या कहानी थी। 17 अक्टूबर से पहले की अगर हम बात करते हैं तो 17 अक्टूबर से पहले इजराइल ये कह रहा था कि भाई क्योंकि मेरे पे अटैक किया गया मुझे डिफेंस का हक हासिल है और इसी को वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा। वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी तक आपने देखा कि 3 जो है उन्होंने जो है वो पैंथरे पलटे हैं या आप ये कह सकते हैं कि 3 तरह से उन्होंने जो है वो 3 स्टेप्स में जो है उन्होंने अपना आप दिखाया है। जिसमें पहले नंबर पे उन्होंने ये कहा कि भाई इजराइल जो है उसको हक हासिल है क्योंकि उसके ऊपर अटैक हो गया, सो अब उसको अपने डिफेंस का हक हासिल है, चाहे वो बच्चों को मारे, औरतों को मारे, जो मर्जी करे। स्टार्ट में ये हुआ। दूसरे नंबर पे वेस्टर्न वर्ल्ड हमने देखा कि भाई जब उनका पब्लिक प्रेशर आया तो फिर वहां पे खामोशी हो गई, ठीक है। और अब तीसरे नंबर पे हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज जो है वो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने झंडे लगा रहे हैं पैलेस्टाइन के अपने कंट्रीज के अंदर, उसको सॉवरेन कंट्री और 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अमेरिका के मुंतजिर हैं कि वहां से कोई ऑर्डर आए तो आगे हो। तो मेजॉरिटी में इस टाइम पे वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है। तो स्टेप 1 में जब हुआ था तो उस टाइम पे सबने सपोर्ट किया था इजराइल को कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि उन्होंने गलत किया था, ठीक है। सो अब हम ये देखते हैं कि भाई 17 अक्टूबर से पहले तक ये वॉर किसके बीच में थी, हमास के बीच में थी और इजराइल इसको जस्टिफाई कर रहा था कि भाई हमास ने जो है मेरे पे अटैक किया, उनके मिलिटेंट विंग ने, और दूसरी साइड पे इजराइल था। लेकिन अब 17 अक्टूबर को उन्होंने पहला हमला किया सिविलियंस के ऊपर डायरेक्टली एक हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है जी। अल अहल हॉस्पिटल के अंदर गजा के अंदर ने हमला किया और यहां पे 500 लोगों को जो है वो शहीद कर दिया। आप अंदाजा करें, ये पहला सिलसिला था जिसमें अब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको एक्सेप्ट कर सके। कहा भाई ये गलती से हो गया, मिसलीड हुआ और मिसलीड होकर गलती से हमने जो है वो ये कर दिया, तो ये मिसफायर हो गया रॉकेट। इजराइल ने आगे से ये क्लेम किया, ठीक है। हालांकि ये इसको कहा जाता है, ये क्या था जी, टिप ऑफ द आइसबर्ग,
ये एक छोटा सा जो है उन्होंने नजारा दिखाया था, अपनी जो हैवानियत थी उनके अंदर छुपी हुई उसका, कि भाई हम कैसे सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजी जाहिर बात है गजा के अंदर वो जीते हुए थे हमास, तो उनकी आइडियोलॉजी प्रिवेल कर रही है गजा के अंदर। सो ऐसे में उन्होंने क्या किया जी, यहां पे तो एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद एक सिलसिला स्टार्ट कर दिया और फिर देखते हैं जी हर रोज कभी हॉस्पिटल में हो रहा है, कभी स्कूल में, कभी यूनिवर्सिटी के अंदर, कभी कैंप के अंदर ये सिलसिला स्टार्ट हुआ कि भाई उन्होंने लोगों को वहां पे मारा, और किस नाम के ऊपर कि भाई एक तो गलती हो गई, दूसरा यहां पे जी हमास के मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं आम लोगों के बीच में, और फिर सब जो है वो सिर्फ जुबानी ही कंडेम करते रहे, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जुल्म कर रहे हो आम लोगों के ऊपर, वॉर क्राइम की बात होती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम बात करते हैं जी नवंबर 19 की, 19 नवंबर 2023 को जो है वो तीसरा जो ग्रुप था हुसियों का, उन्होंने इसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट अटैक जो है वो किया रेड सी के अंदर। अब इसमें हमने देखा कि सबसे पहले 7 अक्टूबर को जो है वो क्या हुआ जी, 7 अक्टूबर को हमास ने इसको स्टार्ट किया। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो 8 तारीख को हिजबुल्लाह जो है शामिल हो गया, ठीक है, हिजबुल्लाह इसके अंदर आया। फिर हम ये देखते हैं जी 19 नवंबर को जो है इसके अंदर क्या है जी, तीसरा जो ग्रुप है हमारे पास, ठीक है जी, नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे वो हुसी थे यमन के अंदर, ठीक है, जिनका काफी सारा कंट्रोल यमन के अंदर और सना के अंदर उनका जो कैपिटल है वहां पे भी है। सो ये तीनों ग्रुप ही अब एक्टिव हो चुके थे और ये जो है वो इन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी थी। और हुसी अब आपको पता है बहुत आगे जा चुके हैं, उनकी तो बड़ी जो है वो इसके ऊपर जो तिराई हुई है कि भाई आपने बड़ी हिम्मत का काम दिखाया। इन्होंने जो पहला अटैक किया हुसियों ने रेड सी के अंदर, ठीक है जी, वो क्या किया जी, वो एक शिप था, ठीक है, उस शिप को इन्होंने टारगेट किया, ठीक है, उस शिप को इन्होंने टारगेट किया, साथ में हाईजैक कर लिया उसको, गैलेक्सी लीडर के नाम से था और ये किसी इजरायली बिजनेसमैन का था। उन्होंने ये कहा कि अब कोई भी ऐसा शिप जो इजराइल के लिए जाएगा हम उसे टारगेट करेंगे रेड सी से। तो एक शॉर्टेस्ट वे था जो कि इजराइल जाने के लिए था अल्टीमेटली। उसके बाद फिर आपने देखा वो क्राइसिस अभी तक चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 25 लोगों को जो है वो मारे भी गए, साथ में कुछ लोगों को जो है वो पकड़ा भी गया, और ये अटैक जो है मुसलसल इन्होंने किया। और इस टाइम तक 130 से ज्यादा अटैक जो है वो रेड सी के अंदर सिर्फ हुसी कर चुके हैं, ठीक है। इजराइल को भी टारगेट कर चुके हैं और रेड सी के अंदर भी जो है वो हुसी कर चुके हैं। सो तीनों ही जो है ग्रुप्स इस टाइम पे एक्टिव हैं। हम देखते हैं जी नवंबर 24 से लेके दिसंबर 1 तक जो है वो टेम्परेरी सीज फायर रहा। ये पहला सीज फायर था जो कतर की कोशिशों से जो है वो किसी तरह से सामने आया, और इसमें जो है सीज फायर किया गया कि भाई जो हॉस्टेजेस हैं उनको जो एक्सचेंज किया जाए और खास करके जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो बॉर्डर है गजा का, ठीक है, वो बॉर्डर जो है फिलहाल किसके साथ लगता है जी, मिस्र के साथ। मिस्र के साथ से जो इमदाद पहुंचाई जा रही थी गजा में वो ब्लॉक की भी थी, कोई भी इमदाद नहीं पहुंच पा रही थी, समझ गए। और लोग भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ सेफ जो जोन है उसकी तरफ मूव करते जा रहे थे, जैसे रफा है या जो खान यूनिस के इलाके हैं बाकी, वहां पे वो मूव कर रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो ऐसे में फिर यहाँ पे जो सीज फायर हुआ तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड इन्हें दी गई, इनकी हेल्प की गई थोड़ी सी, और कुछ दिन के लिए रुका रहा और कतर ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। और ये 24 से लेके 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये सीज फायर रहा। उसके बाद जो है फिर हम देखा कि भाई ये दोबारा से सिलसिला जो है फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि सीज फायर जो है वो इजराइल ने अपने मकसद के लिए किया था कि जो पहला अटैक हमास ने किया था फर्स्ट 7 अक्टूबर को, तो उसमें उन्होंने 237 के करीब जो लोग हॉस्टेजेस बनाए थे उनको जो है छुड़वाना था, ठीक है, उनको छुड़वाना था, इसलिए जो है फिर उन्होंने ये सीज फायर किया और उसके बाद फिर से वो सिलसिला स्टार्ट हो गया। 7 दिन के बाद ये जो ट्रूस है ये खत्म हो गया, यानी सीज फायर का सिलसिला खत्म हो गया, तो एक ट्रूस आया, एक आर्जी जंगबंदी स्टार्ट हो गई कि भाई कब तक होगी, कैसे करेंगे, वो अभी तक नहीं हो सका कि भाई ठीक है जंगबंदी होगी। लेकिन उस जंगबंदी के बावजूद भी जो इजराइल है उस ट्रूस के अंदर भी जो है वो क्या करता रहा जी, वो अटैक करता रहा। अगर हम देखते हैं जी जनवरी 12 2024 में आ जाते हैं जी, वो साल खत्म हो गया, 2024 में आए, तो यहां पे फिर यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स जो है स्टार्ट हो गई। इसमें आपने देखा कि जो यूएस है, अमेरिका है, उसने जो है वो एक फोर्स बनाने का ऐलान किया कि भाई हम जो है वो क्या करेंगे, यमनी जो हुसी हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। और आप स्टार्ट से ही अगर अमेरिका का रोल देखते हैं कि जब वॉर स्टार्ट हुई तो उसके फौरन बाद ही आपने देखा कि अमेरिका के जो शिप्स थे, ठीक है, जो समंदर के अंदर जो है पहुंचे और वहां पर उन्होंने आके खड़े कर दिया रेड सी के अंदर भी, और दूसरी साइड से गजा की पट्टी के पास भी आके खड़े कर दिए कि भाई कोई भी तीसरा कंट्री, अगर कोई मुस्लिम कंट्री, क्योंकि जो खदशा था वो यही था कि ईरान शायद इन्वॉल्व हो जाएगा, तो कोई भी तीसरा कंट्री अगर अटैक करेगा इजराइल के ऊपर तो हम इसको डिफेंड करेंगे। तो स्टार्ट से ही, यानी आप ये कह लें कि अमेरिका आया, ये ठीक नहीं है, आप ये कहें कि इजराइल खींच के ले आया अमेरिका को कि आओ भाई मुझे प्रोटेक्ट करो, तो मैं इसी दिन के लिए तैयार किया था, मुझे आके प्रोटेक्ट करो। तो इसलिए फिर अमेरिका ने वहां पे क्या किया जी, प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दिया अपने खड़े करके कि अब कोई भी अटैक करेगा तो मैं आगे से रिस्पॉन्ड करूंगा। और वो अभी तक वहीं पे हैं और किसी की
इनकी हिम्मत नहीं हो सकी उनके होते हुए कि वो कोई अटैक कर सके। तो इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने यमन के ऊपर, यमनी जो हौसी थे इनके ऊपर 12 जनवरी को यहां पे अटैक स्टार्ट कर दिया, जो अभी तक जो है जारी है। बीच बीच में से उनके ऊपर अटैक जो है वो होते हैं, और खास करके इनमें यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन जो है इन्होंने, इनके वार प्लेन्स ने जो है वो हिस्सा लिया। और इस टाइम तक ये माना जा रहा है, अब देखिए ये इन्होंने किया, लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि हौसियों को इस वॉर का फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि उनकी रिक्रूटमेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने हेल्प की। जाहिर बात है, पब्लिक सेंटीमेंट इस टाइम पे गजा के साथ है। सो ऐसे में जो है इन्होंने 2 लाख नए फाइटर्स जो है वो इन्होंने भर्ती किए, और ये रिकॉर्ड था कि इनकी भर्ती के अंदर इतनी ज्यादा भर्ती हुई, यानी कि इन्होंने एक तरह से आप ये कह ले कि डबल फायदा हो गया इनको। एक तो ये वॉर में इनको, एक तो इनकी पावर इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा, इनका असर पूरी दुनिया के अंदर हो गया, हौसियों का एक नई पहचान बन गई, मुसलमानों में जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो पैदा हो गया इन स्टेट्स के खिलाफ कि भाई वो तो कुछ नहीं कर रही, आप ही कुछ कर रहे हो। साथ में अगर ये वॉर खत्म होती है तो ये 2 लाख फाइटर्स ये किसके खिलाफ लड़ेंगे? जाहिर बात है, अगर ये ईरान को सपोर्ट करते हैं तो फिर ये दोबारा से मिडिल ईस्ट के अंदर वही हालात बनेंगे जो पहले, जो आपने देखा कि हौसियों की वॉर जो है सऊदी अरब के साथ होती रही है, 35 ममालिक का जो इत्तेहाद बना हुआ था राहिल शरीफ साहब के अंडर, ठीक है, तो वो हौसियों के खिलाफ ही लड़ते रहे बेसिकली। तो वहां पे फिर वही कहानी जो है वो बनेगी। उसके बाद हम ये देखते हैं जी, मई 6, 2024 को जो है वो रफा को इन्वेड किया गया। अब आपको पता होगा कि इसके ऊपर मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाई थी, तो यहां पे जो रफा था उसके काफी ज्यादा बैनर आपने देखा कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर या खास करके इंस्टा के ऊपर जो सेलिब्रिटीज थे उन्होंने काफी ज्यादा उसे शेयर किया। जो रफा था उसको कि भाई जो है वो सेव रफा, या उसमें कहा जा रहा था क्योंकि सेफ जोन था, जाहिर बात है सारे भाग भाग के वहां पे जा रहे थे और जमा हो रहे थे कि यहां तक नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद और पूरी दुनिया या जो स्कॉलर्स हैं वो ये नहीं सोच रहे थे कि भाई तकरीबन 1.4 मिलियन, या आप ये कह लें तकरीबन इससे भी ज्यादा डाटा बताया जाता है, कहीं 2.2 मिलियन बताया जाता है कि भाई 20 लाख के करीब लोग होंगे तो वहां पे जो है ये अटैक कर देंगे मुंह उठा के, ठीक है। लेकिन नेतन्याहू जैसा शख्स कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए उस बंदे ने, जो दुनिया ने जिसको रेड लाइन माना हुआ था कि भाई रफा के ऊपर ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि वहां सारे सिविलियंस हैं जो यहां से भाग के गए हैं, लेकिन फिर भी मई 6 को जो है वो इजराइल ने क्या किया जी, वहां पे अटैक स्टार्ट कर दिया और रफा को भी जो है उसने तबाह कर दिया, और वहां पे अभी भी रफा के अंदर वॉर लगी हुई और वहां पे भी उसने तबाही कर दी है, ठीक है। तो रफा को भी जो है वो इन्वेड किया गया और वहां पे भी तबाही की गई और दुनिया शोर मचाती ही रह गई, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, ठीक है। दूसरी साइड से क्योंकि मिस्र ने बॉर्डर बंद किया हुआ था, मिस्र की बॉर्डर क्रॉसिंग बंद थी, जिस वजह से सारे लोग वहां पे, एक साइड से एक मुसलमान ने मार दिया, वो भी जाहिर बात है साथ में शामिल है, ठीक है। यानी एक साइड से मिस्र ने बॉर्डर बंद किया और दूसरी साइड से उन्होंने मार दिया कि सबको पहले घसीट के वहां पे लेके गए भेड़ बकरियों की तरह, और फिर जाके वहां पे उनको टारगेट किया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जी, इसी में जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी ये केस आपको पता चला गया, और जो साउथ अफ्रीका है वो ये केस लेके गया, उनके ऊपर जो है फैसला भी आया कि भाई जो है ये वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हो सका। उनके डिफेंस मिनिस्टर को वॉर क्रिमिनल कहा गया, कुछ भी नहीं हो सका। इवन उसके बाद आपने देखा वो अमेरिका का विजिट भी जो है वो नेतन्याहू ने किया और बड़ी जो है बाइडेन से मुलाकातें की, जाके ट्रंप से मुलाकातें की। आपने देखा कि किस तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, यूएस की कांग्रेस के अंदर स्पीच करवाई गई उससे, ये उसकी पावर थी, या जो इजराइल है उसकी लॉबिंग पावर थी कि भाई एक वॉर क्रिमिनल जो है उसको वहां पे उन्होंने कांग्रेस के अंदर जो है स्पीच करवाई, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने ये कहा कि भाई आप रफा की सल्ट जो है उसको रोकें, लेकिन किसी को कोई असर नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं जी जुलाई 13 को क्या हुआ जी, जो मसावी जो है एक नया इलाका जो था वहां पे भी इन्होंने जो है वो क्या किया जी, मैसाकर किया, वहां पे भी आम लोगों को जो है वहां पे शहीद किया, ठीक है जी। खान यूनिस के अंदर 90 पैलेस्टीनियंस को एक जगह पे शहीद कर दिया को। और जुलाई का महीना काफी ज्यादा तबाहकुन रहा, और जुलाई के महीने में जो है वो जितने भी सेफ जोन जिन्हें माना जाता था, क्या कि भाई उन इलाकों में जहां पे अब लोग भागे हुए थे, बचे हुए थे, उनको उन्होंने जाके वहां पे टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा इसी तरह से एक स्कूल के अंदर जो है वो तबीन के अंदर 100 लोगों को वहां पे जो है 10 अगस्त को इन्होंने शहीद कर दिया, ठीक है जी। 274 लोगों को जून 8 को इन्होंने जो है वहां पे शहीद किया। इसी तरह से मई के अंदर, तो ये मुख्तलिफ जो है वो नंबर्स आ रहे हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इन डेट्स को हुए। इसी में फिर आपको पता है जी 31 जुलाई को जो है वो एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके अंदर जो है वो इस्माइल हानिया जो है उन्हें शहीद कर दिया गया ईरान के अंदर, और उससे जो है वो एक नया जो है वो हमने देखा कि एक नई जो है वो वॉर सामने आई, जिसमें हम देखा कि इजराइल और ईरान बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए आके, ठीक है। गो कि इससे पहले भी ईरान जो है वो अटैक कर चुका था, लेकिन इसके बाद एक नया सिलसिला जो है हमने देखा स्टार्ट हुआ, और जो अभी भी आप देख रहे हैं कि वो चल रहा है कि किसी भी टाइम पे जो इजराइल है वो अटेक कर सकता है वापस जो है वो काउंटर अटैक। तो ये जो है बैक एंड फोर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
सितंबर की बात करते हैं जी, तो सितंबर में क्या हुआ जी कि लेबनान के अंदर जो है ये डेथ डे था, ठीक है, और ऑफिशियल जो है बेंडिंग जो है हमने देखी वॉर की, वो इस टाइम पे हमने देखी सितंबर 17 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये इंतहाई खतरनाक दिन था और इसे हिस्ट्री में याद रखा जाएगा। वैसे तो हर दिन ही जिस दिन जेनोसाइड हो रहा है वो याद रखा जाएगा, लेकिन इजराइल ने तबाही कर दी। और कैसे तबाही की? एक रिमोट जगह पे बैठ के रिमोट जो है उसने क्या किया जी, यहाँ पे किलिंग्स की, और हजारों की तादाद में जो है वो एक ही दिन के अंदर अंदर उसने क्या किया जी, अमवात जो है वो शहीद कर दिया लोगों को लेबनान के अंदर। उसमें आपने देखा पहले पेजर्स जो है उनके धमाके करवाए गए, जो डिवाइसेस थी जो यूज की जा रही थी कमांडोज की तरफ से, ये जो वॉर के अंदर शामिल थे वो यूज की जा रही थी। इसी तरह से वॉकी टॉकीज जो है उनको एक्सप्लोड करवाया गया। तो इसमें 2 दिनों के अंदर अंदर आप ये कह सकते हैं, एक दिन में जो है पेगर्स जो है उनको तबाह किया गया और वहां पे जो है वो लोग शहीद हुए, और दूसरे में जो है वो जो वॉकी टॉकीज थे उनको एक्सप्लोड किया गया, तो तबाही हुई। और ये इंतहाई मॉडर्न वॉरफेयर था। पहली बार तारीख में हमने देखा कि इस तरह से एक्सप्लोजन हुए और इस तरह से मुसाद ने पूरा सारा टारगेट किया। जाहिर बात उसने पहले से सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ था, पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, और किस तरह से उन्होंने इनको एक्सप्लोर करवाया और कैसे जो है बाहर रहते हुए जो है लेबनान के अंदर तबाही उन्होंने मचा दी। क्या ये हमने देखा, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो दोबारा से पूरी दुनिया ने जो है, क्योंकि इन डिवाइसेस के थ्रू जब ये दोगारत करवाई गई तो फिर से जो है कहा गया कि भाई आपने बहुत जुल्म किया। तो अब देखिए 2 तजर्बे जो है वो ये कर चुका है। एक गॉस्पेल का तजर्बा, जो जब इसके ऊपर इल्जाम लगा इजराइल के ऊपर कि भाई तुम जो है वो आम लोगों को मार रहे हो, तो उसने कहा भाई मेरा जो AI सिस्टम है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है गॉस्पेल, वो सारे के सारे टारगेट जो देता है उसको। जब हम डेटा दे देते हैं, पिक्चर देते हैं या डेटा देते हैं कि भाई इस बंदे को ट्रेस करो, वो ट्रेस करता है और वो देखता है कि भाई ये बंदा फलां जगह पे हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। अब उसे ये परवाह नहीं है कि हॉस्पिटल के अंदर 499 लोग और भी मौजूद हैं जो बेगुनाह हैं, उसे ये टारगेट है कि भाई वो बंदा मारना है, तो वो वहां से टारगेट को हिट करता है। तो AI गॉस्पेल सिस्टम को उन्होंने पहली बार यहां पे यूज किया और इंसानों ने तबाही की कि जी AI तबाही कर रही है। और दूसरा यहां पे हम ये देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने जो है दूर बैठे हुए इतनी तबाही कर दी। सितंबर 23 को हम ये देख रहे हैं कि जी लेबनान में डायरेक्टली जो है वो इजराइल पहली बार दाखिल हो गया। इससे पहले एयर स्ट्राइक्स हुई, ठीक है, उनको रिस्पॉन्ड भी किया जा रहा था, लेकिन डायरेक्टली वो दाखिल नहीं हो रहा था मिडिल ईस्टर्न किसी और कंट्री के अंदर। तो मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्री के अंदर नहीं, लेबनान के अंदर वो डायरेक्टली जो है दाखिल हो गया। और उसमें अब देख रहे हैं कि भाई बैरूत तक वो पहुंचा है और 550 लोग अभी तक जो है बताए जा रहे हैं कि भाई उनकी शहादतें वहां पर भी हो चुकी हैं, जो दिन ब दिन बढ़ेंगी। और इसी तरह से जैसे गजा के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहा अब ये आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ा, उसने इंतहाई तबाही की और खंडरात बनाए। अब यही लेबनान के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पे भी जो है ये तबाही करेगा और लेबनान भी सारा तबाह होगा। इसी तरह से दुनिया से नहीं रोक पाएगी और मजीद डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है। हम ये देखते हैं जी सितंबर का महीना काफी भारी रहा। तो 27 सितंबर को आपको पता है कि भाई जो हसन नसरुल्लाह हैं उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, ठीक है जी, उनको भी शहीद कर दिया गया और ये एक बहुत बड़ा लॉस था। इसके बदले में फिर क्या हुआ कि आपने देखा कि ईरान ने आगे से जो है रिटेलिएट किया, आगे से फिर से जो है वो 200 ज्यादा रॉकेट जो है फायर किए और वहां पे काफी तबाही हुई, लेकिन उस बनिस्बत फिर भी नहीं हुई और अब आगे से काउंटर अटैक का वेट किया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जाता है जी हसन नसरुल्लाह की शहादत जो है इनके लिए 80 बॉम्ब जो है वो इस्तेमाल किए गए, तो 6 लोग यहाँ पे साथ में और भी जो है वो शहीद हो गए। अब लेबनान के अंदर इस टाइम पे हालात ये हैं कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे गजा की, गजा के अंदर जो है वहां पे तबाही बनी हुई है। अब यहां पे भी 1.2 मिलियन लोग जो है वो इस टाइम पे डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं, अपने घर बार को छोड़ के भाग चुके हैं, सेफ प्लेसेस की तरफ जा चुके हैं। लेकिन इसी तरह से जैसे उन्होंने वहां पे हमास को टारगेट किया, अब ये कह रहे हैं कि हम यहां पे हिजबुल्लाह को भी वैसे ही टारगेट करेंगे, यानी वही स्कूल, वही कॉलेज, वही यूनिवर्सिटीज, इन आम लोगों को, सिविलियंस को हम वहां पे भी तबाह करेंगे, ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये जो सारा डाटा है ये तो एक साइड पे हमने देखा कि अभी तक क्या क्या टाइमलाइन रही है, ठीक है, और इस टाइम पे क्योंकि हम दोबारा से अक्टूबर 7 में आ चुके हैं और ये वॉर फिलहाल तक इसी तरह से जारी है, ठीक है, इसका 1 साल कंप्लीट हो चुका। दूसरी साइड पे हम अगर बात करें इजराइल की कि वो क्या कहते हैं, उनका मीडिया क्या कहता है जी कि उनके साथ क्या हुआ। आपको पता है वो खुद को जो है वो मानते हैं कि भाई हम बड़े जो है वो मस्कीन लोग हैं और हमें जो है वो पहले हमास ने स्टार्ट किया, हमने डिफेंस का राइट यूज किया और वो तबाही हो रही है, तो वो कैसे जो है वो इसको देख रहे हैं, इस वॉर को। Year of war IDF data shows 728 troops killed, over 26,000 rockets fired at Israel। क्या जी, जो IDF है इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो क्या कहती हैं, वो क्या डाटा शो करती हैं, वो बताती हैं जी कि 728 जो है वो हमारे फौजी सिर्फ मारे गए हैं। अब आप एक साइड पे सिविलियंस को देखें, क्या कि एक साइड पे 50,000 से ज्यादा सिविलियंस, या ऑफिशियल डाटा 41,000, और दूसरी साइड पे सिर्फ 728, 1,000 भी यहां पे ये कह रहे हैं भाई हमारे उनका जो है डेथ नहीं हुई।
इसमें बताते हैं कि जो मिलिट्री कह रही है कि भाई 17,000 टेरर ऑपरेटिव किल्स हुए यहाँ पे, कि भाई 17,000 लोगों को हमने जो है वो हमास के अंदर मारा, जो जिनका ताल्लुक गजा से, हमास से था, ठीक है जी, या फिर जो है वो जिनका ताल्लुक जो है वो बाकी ग्रुप से था, उनको हमने टारगेट किया, जिन्होंने मिलकर जो है वो अटैक किया था अक्टूबर 60 को। तो 17,000 सिर्फ इन्होंने टेररिस्ट ये कह रहे हैं, यानी कि उनको मारा। ये बताते हैं जी 800 लोग हमने जो है लेबनान के अंदर मारे हैं, और 4700 जो है हमने टनल्स जो है उनकी तबाह की हैं, और उनका भी पूरा स्ट्रक्चर तबाह किया कि 4700 टनल्स जो हमास ने बनाई हुई थी वो भी तबाह की, और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के भी 800 लोग मार चुके हैं। और साथ में बताते हैं 11,000 हिजबुल्लाह की जो पोजीशन है वो इस टाइम पे हमने हिट की हैं, जो उसकी पोजीशंस थी लेबनान के अंदर डिफरेंट, उनको हमने टारगेट किया। मजीद ये क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी 17,000 हमास ऑपरेटिव्स जो है हमने किए, और पूरा एक डाटा दे रहे हैं कि किस तरह से किया। इसमें बताते हैं जी 1,000 टेररिस्ट जो है वो हमने इजराइल के अंदर जो है उनको हमने टारगेट किया यहाँ पे, क्या जी, और इसी तरह से 1200 जो है उसके अंदर बताते हैं सिविलियंस वगैरह या बाकी जो गजा ने टारगेट किए थे, तो उसका बदला हमने जो है वो लिया, जो हमास में उन्होंने किया था पहले। अच्छा, मजीद ये क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी जो 8 जो हैं वो हमने हमास के बड़े बड़े ब्रिगेड कमांडर्स जो हैं उनको मारा है, या उस लेवल के लोगों को हमने जो है वो मारा है, ये कहते हैं 8 जो है वो ब्रिगेड कमांडर के लेवल के लोग या उसके लेवल के लोग। इसमें से बताते हैं जी 30 बटालियन कमांडर्स जो हैं या उसके लेवल के लोगों को भी हमने मारा है, ठीक है। फिर बताते हैं 165 हमास कंपनी कमांडर्स जो है या उसके ऑपरेटिव्स जो हैं उनको भी हमने मार दिया। तो मतलब काफी जो है वो हाई लेवल के ऊपर, हाई कमांड के ऊपर हमास की उन्होंने जो है वो नुकसान किया है। इसी तरह से लेबनान का बताते हैं जी, कहते हैं जी हमने 800 वहां पे टेरर ऑपरेटिव्स किए वहां पे, क्या जी, वहां पे उनको भी किल किया। बताते हैं जी कि ईरान क्योंकि हिजबुल्लाह को बैक कर रहा है, तो जाहिर बात है उसको टारगेट करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म में, क्या, इसलिए उसको हम टारगेट कर रहे हैं। फिर बताते हैं 90 हिजबुल्लाह कमांडर्स जो है उनको भी हमने जो है वो टारगेट किया। 26,000 रॉकेट अभी तक ये बता रहे हैं कि इजराइल के ऊपर फायर हुए हैं। ये जब से वॉर स्टार्ट हुई है तो एक साल के अंदर जो है 26,000 रॉकेट जो है फायर किए गए हैं, जिसके अंदर मिसाइल्स थे, ड्रोन्स थे, जो कि लॉन्च किए गए मुख्तलिफ एरियाज के ऊपर इजराइल के। इसमें बताते हैं जी 13,200 जो है वो फायर किए गए गजा के अंदर से, ठीक है। 5,000 जो है जिसमें सिर्फ अकेले जो है वो 7 तारीख को जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे रॉकेट लॉन्च किए गए। 12,400 लेबनान से किए गए, 60,000 जो है वो शाम से किए गए, 180 जो है वो यमन से किए गए, और 400 जो है वो ईरान से किए गए। तो ये जो अभी 26,000 के गिनती है वो ये बता रहे हैं कि भाई कहां कहां से हमारे ऊपर जो है वो ये टारगेट हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह बता रहे हैं कि भाई जो 2 डायरेक्ट अटैक है जो इजराइल के ऊपर अप्रैल 13 और अक्टूबर 1 को हुए, ईरान ने जो किए, 2 अटैक्स किए, उसमें जो है ये सारे का सारा ये 400 उन्होंने फायर किए। बताते हैं जी हमारे सोल्जर सिर्फ 728 जो है वो अभी तक मारे गए हैं, जिसमें से अगर हम बात करें तो 4,576 जो है वो जख्मी हैं, मारे गए हैं। तो इसका मतलब जख्मी भी उनके कम है। अगर हम दूसरी साइड पे देखेंगे तो वो 90,000 से भी ज्यादा हैं, ठीक है। और 347 जो है वो हमारे जो है वो इनमें से, इस जख्मियों में से भी जो है वो मारे गए हैं। 56 जो सोल्जर्स हैं वो बताते हैं जी IDF के, वो भी जो है हमारे फ्रेंडली फाइल के अंदर, फ्रेंडली फाइल समझ रहे हैं ना, इनके लिए फ्रेंडली फाइल के हम जो अंदर जाके रेकी वगैरह कर रहे थे तो उसमें जो है मारे गए हैं। तकलीफ जो है वो इन्हें भी है कि आपने देखा होगा कि वायरल पिक्चर है कि जब ईरान ने अटैक किया था तो किस तरह से सारे खौफजदा हुए, चीखें मारी उन्होंने और कैसे जो है शोर किया, ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ बताते हैं जी वेस्ट बैंक जो है, वेस्ट बैंक पे जहां पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कंट्रोल है इस टाइम पे, क्या, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अलग है और हमास का गजा का कंट्रोल डिफरेंट है, याद रखिएगा। वेस्ट बैंक का बताते हैं कि भाई वहां पे भी हमने क्या किया जी, अभी तक जी 5,250 जो पैलेस्टीनियंस थे उनको हमने इस टाइम तक ट्रेस किया है, ठीक है। और 2050 जो है जिनका ताल्लुक किससे था, हमास से था। तो इसका मतलब हमने उन्हें पकड़ा, और 690 जो है वो हमने उनमें से को मारा भी है। अब ये उनकी तरफ से, इजराइल की तरफ से डाटा है। अब यहां पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अभी तक क्या एफर्ट्स की गई हैं, ठीक है जी, क्या एफर्ट्स की गई हैं कि इस वॉर को रोका जा सके, क्या कोशिशें की गई हैं। अगर हम उन कोशिशों की बात करें तो फिलहाल हम ये देखते हैं कोशिशें सारी ही बेकार रही जितनी भी की गई, चाहे वो कतर ने कोशिशें की अपनी तरफ से, या कायरो पीस एकॉर्ड साइन किया गया वन साइडेड मुसलमानों की तरफ से, या OIC की जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग हुई। ये तीनों ही बड़ी बड़ी बैठकें जो हुई हैं, ठीक है, जिसमें कतर को थोड़ा सा फायदा कह सकते हैं, कतर ने थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करवाया था, जो 7 दिन का सीज फायर था। जो कायरो पीस एकॉर्ड था जो मिस्र के अंदर हुआ वो भी फेल हो गया। इसी तरह से OIC की जो मीटिंग हुई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो भी फेल हो गई। यहां पे कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लिया गया। क्या इवन 2 बार जो है OIC की मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन हमने देखा इसके ऊपर फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं जनरेट हो सका। तो 2 बार OIC की मीटिंग, कायरो पीस एकॉर्ड और कतर की एफर्ट्स अभी तक फिलहाल बेकार गई हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं डिप्लोमेसी हैज बीन मोस्टली अ फेलियर।
कि ये जो वॉर है, इस वॉर के अंदर अगर हम देखते हैं जो डिप्लोमेसी है, जिसको ये कहा जाता है भाई कि भाई जो मसला कभी भी हल ना हो उसको डिप्लोमेसी के थ्रू हल किया जाए, तो जो कहा जाता है ना, आपने बचपन से सुना होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लातों का भूत है और उसको बातों से मनवाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से अभी तक कोई भी एफर्ट नहीं हो सकी। सो डिप्लोमेसी अभी तक फेल है, जिसमें हम देखते हैं जी भाई जो सीज फायर है वो थोड़ा सा हुआ, उसके अलावा अभी तक कुछ भी जो है उसका असर नहीं हो सका जिस तरह से होना चाहिए था। उसका इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि भाई पैलेस्टीनियन लीडरशिप तकसीम है, इस वजह से कोई हम किसी ब्रेक थ्रू पे नहीं पहुंचे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, जो किसी हद तक ठीक है, लेकिन ज्यादा ये झूठ है। इसके साथ साथ जो खास करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तक इस वॉर में डिप्लोमेसी क्यों नहीं काम कर सकी, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक एफर्ट्स की ही नहीं है, या इजराइल ने अमेरिका को एफर्ट्स करने ही नहीं दी। क्यों नहीं करने दी? इसलिए कि अमेरिका ने क्या किया, स्टार्ट से ही एक बात कही और उसने क्या कहा कि भाई इजराइल का राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। सो जब स्टार्ट से ही वो इजराइल के पीछे खड़े हो गए, अपने शिप्स भी भेज दिए, सो ऐसे में इजराइल जो है उसने फिर आगे अटैक स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक जो अमेरिका ने लाइन ली हुई है कि भाई वो फिलहाल तक अभी भी असला सप्लाई कर रहे हैं, मुसलसल बावजूद इसके कि वहां पे अब आप देखें जो यंग वोटर्स हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो नफरत कर रहे हैं। वहां पे यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने आपने देखा प्रोटेस्ट की किस तरह से, और कितना टाइम चलती रही यूनिवर्सिटी की प्रोटेस्ट जो है, ठीक है, कैंपसेस बना के बैठ गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो सका और कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक वो तबाही जो उसी तरह से जारी है। ठीक है, और एंटनी ब्लिंकन साहब जब स्टार्ट में आए थे तो उन्होंने क्या कहा था, इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म, द वे इट डज सो मैटर्स। ठीक है, कि भाई वो किसी भी तरह से जो है वो कर सकता है, अपने आप को, उसका डिफेंस का राइट है। तो ये बात जब स्टार्ट में कही गई एंटनी ब्लिंकन जो है स्टेट सेक्रेटरी की तरफ से, तो उसके बाद जो है वो सारी कहानी हमने देखा कि कैसी हुई, कही गई या उनसे कहलवाई गई, लॉबिंग की तरफ से, इजरायली लॉबिंग की तरफ से कहलवाई गई। अब हम देखते हैं कि उसमें डिप्लोमेसी में भी जो अगर बातचीत की जा रही है या कुछ क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो वो इसलिए कि जो पब्लिक ओपिनियन है, जो हमने देखा ना, 3 फेसेस हमें वेस्टर्न वर्ल्ड की नजर आई हैं। फेज 1 के अंदर उन्होंने इजराइल को फुल टाइम सपोर्ट किया कि भाई बहुत अच्छा किया, डिफेंस तुम्हारा राइट है, ठीक है, सब ने उनको लान तान किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने देखा जब पब्लिक सेंटिमेंट्स जो है या पब्लिक ओपिनियन जो है, जब पब्लिक ओपिनियन अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ हो गया, तो फिर लीडर्स बोलने पर मजबूर हो गए कि भाई ये अच्छा नहीं हो रहा। उन्होंने कुछ ना कुछ दबे छुपे लफ्जों के अंदर जो है वो इजराइल को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया या सीज फायर की बात की और थोड़ा सा स्टॉप किया। अब तीसरे के अंदर वो बिल्कुल खामोश हो चुके हैं और पब्लिक जो है वो बोल रही है और कुछ कंट्रीज जो है मेजॉरिटी में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। सिवाय इसके कि हम बात करें अगर यूके की, अमेरिका की वजह से यूके की और यूके की वजह से फ्रांस की, तो ये 3-4 कंट्रीज जो है इस टाइम तक अभी डिसीजन नहीं ले पाए और यही जो है इनको बैक कर रहे हैं फिलहाल तक। जो पब्लिक ओपिनियन है यूएस के अंदर अगर हम देखते हैं या वेस्ट के अंदर, तो वो इस टाइम पे स्प्लिट है। उसमें स्टार्ट पे हमने देखा कि पब्लिक ओपिनियन ने सपोर्ट किया इजराइल को, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब जेनोसाइड देखी गई तो फिर इजराइल के खिलाफ हो गए सेंटीमेंट्स। उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं 70-30 के हालात चल रहे हैं कि 30% लोग वहां पे जो कंजर्वेटिव हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं या कंजर्वेटिव थॉट्स के लोग हैं, जो वो इस टाइम पे समझते हैं कि जो है वो इजराइल सही कर रहा है, लेकिन जो 70% लिबरल्स हैं वो ये मानते हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, वो ये मान रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है और प्रो पैलेस्टीनियन है। कभी वो किस मीटिंग में झंडा लेके चले जाते हैं, कभी आप देखते हैं मेजॉरिटी में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज वो एक्सेप्ट कर चुके हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन को, लेकिन अमेरिका ये इस साइड पे नहीं आ रहा। बेसिकली नेतन्याहू और जो बाइडन है, इनकी मिली भगत की वजह से अभी तक जो डिप्लोमेसी है वो कामयाब नहीं हो सकी। इसी वजह से बाइडन ने जो है वो क्या किया जी, बाइडन ने नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया और वहां पे उन्हें जो है वो स्टेट का प्रोटोकॉल दिया, एक वॉर क्रिमिनल को, एक जेनोसाइड किलर को वहां पे जो है उन्होंने इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन मुस्लिम दुनिया फिर भी देखती रही अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, या नेशनल इंटरेस्ट से भी ज्यादा आप ये कह ले पर्सनल इंटरेस्ट अब यहां पे इन्वॉल्व है। पर्सनल इंटरेस्ट इस तरह से इन्वॉल्व है कि आप देखिए, जैसे लेट्स सपोज एज्यूम करते हैं यूएई है, अब यूएई के जो शेख साहब हैं वो अमीर बंदे हैं भाई, उनकी इन्वेस्टमेंट्स पूरी दुनिया के अंदर हैं, अमेरिका के अंदर भी हैं, कनाडा के अंदर भी हैं, हर जगह पे है। इसी तरह से जो यूएई है, यहाँ पे 90% जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बड़ी बड़ी किसकी हैं जी, वो सारी की सारी यहूदियों की कंपनियों की हैं। सऊदी अरब के अंदर किसकी हैं, यहूदियों की कंपनियों की हैं, क्योंकि टॉप कंपनीज वही उन्हीं की हैं। सो इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये इनको नाराज कर सके, सो इनकी लॉबिंग स्ट्रांग है। ट्रंप का इंतजार किया जा रहा है जी कि वो जीतेगा, फिर जो है वो नवंबर के अंदर कोई फैसला होगा कि पॉलिसी चेंज होती है या नहीं होती। टारगेटिंग हिजबुल्लाह एंड लेबनान कुड स्टार्ट अ वाइडर एंड मोर डेंजरस वॉर। इस टाइप पे जो हालात बने हुए हैं, अगर उन हालात का ताजा हम तजिया करते हैं, ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जो अब ये जो जमीनी जो दोबारा से गजा में गए, उन्होंने अटैक किया, हमें ये समझ आई, ठीक है। अब यहां पे ये लेबनान में घुस गए हैं, सो इसका मतलब ये है कि लेबनान से ये मजीद आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अब लेबनान से अगर आगे बढ़ सकते हैं तो सीरिया में आ जाएंगे, सीरिया से इराक में चले जाएंगे, तो इन्होंने ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो जाहिर बात है उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता आगे ही बढ़ेंगे और मुसलमान कंट्रीज को तबाह
तबाह करेंगे। तो फिलहाल तक इन्होंने जो टाइम रखा हुआ है वो नवंबर तक का है। अब आप देखें ट्रंप जो है वो खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। सो अगर आप ये सोचते हैं कि जो ट्रंप हैं वो ये वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो 2019 में इब्राहिम अकॉर्ड हुए थे, जो ट्रंप नहीं करवाए थे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्लिम दुनिया के अंदर इजराइल को रिकॉग्नाइज करवाया था, ये सहरा ट्रंप के सर जाता है, याद रखिएगा। सो ऐसे में अगर आप ये उम्मीद रखें कि ट्रंप एक बिजनेसमैन होते हुए, और जो जेरूशलेम में फर्स्ट टाइम एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी को जो है वो खोला गया था, वो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर खोला गया था। सो ट्रंप से कोई होप आपने नहीं रखनी। ये सिर्फ इलेक्शन स्लोगन्स हैं, ठीक है, सेंटीमेंट्स हैं। उसके बाद इलेक्शन में जब वोट पड़ जाएगा उसके बाद फिर उन्होंने आगे खुली छुट्टी दे देनी है। याद रखिएगा ये हालात इस से, क्योंकि ये सारे बीज बोए हुए ट्रंप साहब के, अगर आप ये कहें तो ये डीप स्टेट है या पीछे से ज़ायनिज़्म जो है वो सारी चीजें ऑपरेट कर रही है। फिलहाल अब जो टारगेट किया जा रहा है तो इससे ये लग रहा है कि भाई ये ग्रेटर वॉर बन रही है। और जैसे हमने देखा था कि लास्ट टाइम जो है जो बाइडेन जो है उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई अब मुझे लग रहा है कि भाई ये वॉर आगे फैलेगी। सो इसका मतलब वो बयान एक 80 साल प्लस के बुढ़े का तो हो नहीं सकता, समझ रहे हैं ना। मैं कहने का मतलब ये है कि भाई वो तो खुद अपनी मिसेस को नहीं पहचान सकते। आपने देखा होगा उनकी वीडियोस वगैरह में उनके क्या हाल हैं, तो बंदा क्या जो है कह सकता है कि उसे वॉर नजर आ रही है, वो क्या तजिया कर सकता है। सो उसे उनकी पॉलिसी बता रहे हैं, जो पीछे डीप स्टेट बैठी हुई हैं, जो एजेंसीज बैठी हुई हैं या ज़ायनिज़्म बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भाई हम वॉर को आगे लेके जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा मुझे नजर आ रहा है। तो हालात यही लग रहे हैं कि वॉर आगे बढ़ेगी, और ये हम जैसे कह रहे हैं ना वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो गई है और दुनिया वर्ल्ड वॉर थर्ड पे जा रही है। और ये अलग बात है कि मुसलमान बिल्कुल सोए हुए हैं और देख रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि इस बार मुसलमानों को गर्दन से पकड़ लिया। बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट खत्म होगी, इन्वेस्टमेंट खत्म होगी तो बेचारे नीचे आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, क्या करेंगे, इसलिए बहुत मुश्किल है उनके लिए। ये देखते हैं कि ये सिलसिला आगे जो है वो कैसे जाता है। और फिलहाल जो ईरान की इन्वॉल्वमेंट है ये काफी ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है कि ईरान जो है ये कैसे होगा। गजा एंड द मुस्लिम वर्ल्ड में हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि जितने भी ऑयल रिच कंट्रीज हैं, सारे के सारे जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स और डिपॉजिट्स जो हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स चाहे उन कंट्रीज में हो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, या उन कंपनीज की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनके मुमालिक के अंदर हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो सारे का सारा, जाहिर बात है वो चीजें इन्हें बोलने नहीं दे रही, ये बोल नहीं सकते। ये इस टाइम पे नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे जो है वो खामोश हैं, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे ये पर्सनल इंटरेस्ट जो इस टाइम पे उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बादशाहतों को बचा रहे हैं कि भाई अगर पब्लिक हमारे खिलाफ होगी तो हम क्या करेंगे। फिलहाल अब देखें क्या बनता है। तो फिलहाल जो है मुसलमान बिल्कुल खामोश हैं और लिप सर्विसिंग कर रहे हैं। लिप सर्विसिंग का मतलब यह है कि सिर्फ बोल रहे हैं कि यार अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, रोक दो, बहुत बुरे हो तुम, जालिम हो तुम। इससे क्या फर्क पड़ता है उससे भाई, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये जो जेनोसाइड है ये इसी तरह से आगे जारी है। और जो उम्मा है, जो मुस्लिम उम्मा है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है इस टाइम पे। क्या इस टाइम पे हम कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं कि मुसलमानों का, मुसलमान कंट्रीज का इंटरेस्ट डिफरेंट है, जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट डिफरेंट है। लेकिन किसी भी मुस्लिम कंट्री के अंदर ये कहा जा रहा है, जैसे यूरोप के अंदर, इवन यहां तक कि अमेरिका जो बूजी हैं इजराइल के, अमेरिका के अंदर जैसे जो है ये सारे का सारा सिलसिला लगा हुआ है कि वहां पे जो है रैलीज निकलती हैं, सारा सिलसिला होता है पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने के लिए। हम ये देख रहे हैं कि भाई अमेरिका, जो मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे ऐसे हमें कुछ नहीं देखने को मिला। बाकी दूर की बात छोड़ें, पाकिस्तान की बात कर लें कि यहाँ पे आपको पता है सेंटर मुश्ताक साहब ने जो धरना देने की कोशिश की थी इजराइल के ऊपर, तो क्या हुआ, उन्हें कैसे मारा पीटा गया। सो यहाँ पे नहीं करने दे रहे। जो हमारी आर्मी जो ये जो हमारे इदारे हैं वो कहते हैं जी गाजी या शहीद, ठीक है, और नारे लगवा के। सो हमारी आइडियोलॉजी क्या है जी, हम कहते हैं भाई हम टू नेशन थ्योरी हैं और हम जो है ला इलाहा इल्ला पे बने हैं। तो खुदा जाने वो आइडियोलॉजी कहाँ चली गई है और ये चीज़ें कहाँ चली गई हैं। तो ये हालात है। और अब सबको वेट किस चीज़ का है जी, सबको वेट है अमेरिका में इलेक्शंस का, कि शायद अमेरिका में इलेक्शन से पहले तो कुछ नहीं बदलने लगा, हाँ उसके बाद शायद पॉलिसी चेंज हो, मे भी अगर पॉसिबल है पॉलिसी चेंज हो तो ये शायद जेनोसाइड रुक सके, अदरवाइज ज़्यादा होप नहीं है। तो ये एक साल जो है जी वॉर को हो चुका है और फिलहाल ये हालात जो है वो चल रहे हैं। तो आप इस डाटा को कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग।